वेलकम स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत की पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों फिफ्थ पार्ट ये हम करने जा रहे हैं इस लेक्चर सीरीज का, और चैप्टर फर्स्ट है चैलेंजेस ऑफ नेशन स्टेट। हमने इस चैप्टर के रिगार्डिंग में अभी तक 4 पार्ट अपलोड करे हैं, ये वीडियो का फिफ्थ पार्ट है। आइए आगे बात करते हैं किस तरीके से देश के अंदर देशी रियासतों की समस्या खत्म होने के बाद देश में एक नई समस्या आती है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग में डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नोट्स आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी है, कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वॉच द सीरीज़ वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए स्टोरी में आगे क्या चलेगा, क्या कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अब हम जो देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं यहाँ से रिकग्नाइजेशन ऑफ द नेशनल स्टेट। देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था, हमें अच्छी तरीके से पता है कि 1947 के बाद हमने मोटा मोटा ये देखने की कोशिश करी कि देश में सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन तो लाना ही लाना है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें देश में डेमोक्रेसी लेके आनी थी। डेमोक्रेसी का मेन मकसद था कि ऐसा शासन चलाया जाए जहाँ पे जनता को अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए कि कैसे वो देश चलेगा। उसके साथ साथ फिर हमने ये भी देखने की कोशिश करी कि देश में कहीं ना कहीं हम देख रहे थे प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम को। प्रिंसली स्टेट की प्रॉब्लम के लिए हमने देखा था जूनागढ़, हैदराबाद, उसके साथ जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर का केस और जम्मू एंड कश्मीर के केस को हमने इस पार्ट में मणिपुर और हैदराबाद के केस को पढ़ा था कि किस तरीके से उनको हमने भारत में आज़ादी के बाद भी विलय कराने की कोशिश करी। अब ऐसे करते करते हमने 565 रियासतों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर ली। हमने सारे 565 रियासतों को एक साथ जोड़ा। 565 रियासतों को जोड़ने के बाद भी 4 रियासतें जो मैंने अभी नाम बताया आपको, JNK और जूनागढ़, मणिपुर एंड हैदराबाद, ये 3-4 इलाके ऐसे थे जो भारत में विलय नहीं हो रहे थे, लेकिन किसी कारणवश हमने कैसे न कैसे करके इनको इन्वॉल्व करवाया, हमने इनको इंडिया का पार्ट बनाया। अब जब पूरा अखंड भारत एक हो गया, सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पे अखंड भारत एक हुआ था, और उसके बाद जाके 200 साल की गुलामी के बाद हमारा, अंग्रेज़ों के बाद हमारा भारत अखंड भारत बन पाया। हाँ, मेन है कि इसमें पाकिस्तान का और कुछ बांग्लादेश के, कुछ अफगानिस्तान, नेपाल के हिस्से नहीं थे, लेकिन फिर भी जैसा था। लेकिन अब एक और चीज़ थी, वो थी हमें पूरे स्टेट को, पूरी कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में बांटना, छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज़ में बांटना। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब कैसे हम तय कर पाएंगे कि अगर संयुक्त प्रांत, जैसे हम यूनाइटेड प्रोविजन, आज आप इसे यूपी बोलते हैं, लेकिन पहले इसे यूनाइटेड प्रोविजन बोला जाता था, हिंदी में से संयुक्त प्रांत बोलते हैं। बिहार का हिस्सा जो ऑफकोर्स झारखंड और बिहार पूरा था, तो ऐसे हमें उनकी सीमाओं को तय करना था। जो बच्चे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं या पढ़ा होगा, उन्हें फंडामेंटल राइट्स में या क्या कहते हैं, हमने उसमें 11th क्लास के अंदर ये बताया था कि सेंट्रल का ही काम होता है किसी भी बाउंड्री को तय करना, किसी भी स्टेट का नाम बदलना, किसी भी बाउंड्री को और बढ़ा देना, कोई नया नाम रख देना, कैपिटल को चेंज कर देना, ये स्टेट का काम होता है। तो दोस्तों, जब हम 1947 की भारत की आज़ादी के बाद यही सोच रहे थे कि अब कौन से राज्य को स्टेट बनाया जाएगा, कौन से इसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, इसके ऊपर बहुत बड़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा था। दैट इज़ वाई सरकार ने कहा, देखो हम लोग तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि 1952 के अंदर ही नया इलेक्शन कंप्लीट हुआ था, और देश में सरकार का काम था पहले तो अपनी नीतियों को ठीक करना, लोगों को मदद देना, वगैरह वगैरह। इसीलिए इंडिया के अंदर एक अलग से कमीशन बनाया गया, जिसका मेन काम होगा कि राज्य से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करना, और साथ में ये भी तय करना कि कौन सा राज्य किसके अंडर में आएगा, कौन से राज्यों की क्या सीमा होगी, कौन से राज्यों का क्या नाम होगा, और इनको किसके आधार पर तय करा जाएगा। उसके लिए हमने क्या बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं SRC। 1953 के अंदर इसको क्रिएट करा गया। दोस्तों, कब क्रिएट करा गया? 1953 में। अब 1953 में जब इसको क्रिएट करा गया, तो इसका मेन काम था इंटरनल बाउंड्रीज को, भारत की इंटरनल बाउंड्रीज को पूरी तरीके से तय करना कि इसका क्या होगा, क्या तरीका होगा, और उसके साथ साथ लिंग्विस्टिक, और मेन बात ये था कि भाषा के आधार पे इफेक्ट ना हो, लोगों की अखंडता और एकता पूरी तरीके से खराब ना हो, इस पे भी फोकस करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इलाका झारखंड हो गया, वो बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जूनागढ़ हो गया, नहीं,
हमें ऐसा नहीं करना है, हमें संस्कृति को भी बनाए रखना है, आपसी में कोई झगड़ा ना हो उसको भी मेंटेन करना है, सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना है। इसलिए आवर नेशनल मूवमेंट हैड प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेस। मतलब मेन ये था, इतने लंबे समय से आंदोलन चलता रहा, देश में ये तय हुआ कि हाँ ठीक है, हम फाइनली डिसाइड ये करने के लिए तैयार हैं कि भाषा के आधार पर हम पूरे राज्यों को बांटेंगे। अब भाषा के आधार पर राज्य को बांटना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत सारी कमीशन, जैसे कि मैंने बताया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो सिर्फ एक ही कमीशन थी। इससे पहले और भी कमीशन आई थी जिन्होंने अपनी अपनी दलीलें पेश करी थी कि अगर हमें राज्य को भाषा के आधार पर बांटना है तो हमें किस हिसाब से बांटना चाहिए। किसी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हिसाब से बांटो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मतलब सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन फाइनली डिसाइड हुआ कि राज्यों को अगर बांटा जाएगा तो भाषा के आधार पर बांटा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए गुजरात में बोलने वाले गुजराती, महाराष्ट्र में बोलने वाले मराठी, है ना, असम में बोलने वाले असम, उड़िया में बोलने वाले उड़ीसा, ऐसे जो समझ रहे हो ना, तेलुगु में तमिलनाडु, तेलुगु में तेलंगाना अब बन गया, तमिलनाडु में कन्नड़, केरला में मलयालम, ऐसी भाषा के आधार पर राज्य को बनाया जाएगा। अब हमें ये पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंट आवर लीडर, हमारे जो लीडर थे उन्होंने कहा था कि यार हम अगर भाषा के आधार पर राज्यों को बांट देंगे तो शायद से ये भी तो हो जाएगा कि उनके बीच में विवाद, उनके बीच में दिक्कत पैदा हो सकती है। जैसे आज की डेट में साउथ के लोग नॉर्थ के लोगों से बिल्कुल अपने आप को अलग मानते हैं। वो सोचते हैं कि यार हमें तमिल ही आती है, हमें हिंदी नहीं आती है, और हमारे ऊपर हिंदी भाषा ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। जबकि नॉर्थ के लोग कहते हैं कि हिंदी राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा दोनों ही होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इशू था। तो इसकी देखो, मतलब कह सकते हैं कि किसी भी देश में डाइवर्सिटी का होना, अगर किसी कंट्री में डाइवर्सिटी है तो उसके लॉस भी साथ साथ में हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होंगे, लॉस भी होंगे। तो इसीलिए मेन बात ये था कि रियासतों के भाग्य का फैसला नहीं किया जा सकता था कि रियासतों को, देखो जैसे सौराठ है, आज का महाराष्ट्र जैसे आप बोलते हो, सौराठ के अंदर कई सारे राज्य रजवाड़े थे, उनको किसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था दोस्तों। तो ये सारे चैलेंजेस को दरकिनार करते हुए फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले तो कोशिश ये करा कि केंद्र के नेतृत्व में इस मामले का फैसला लिया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को पोस्टपोन करते रहे वो लोग कि नहीं, हम भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे। फाइनली स्थानीय लोगों ने, नेताओं ने, लोगों ने सरकार को चुनौतियां देना चालू करा। बहुत से लोगों ने आंदोलन चलाना चालू करा, और इस आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत होती है विशाल आंध्रा से। आंध्रा, आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, ये पूरा आंध्र प्रदेश जो है, विशाल आंध्रा मूवमेंट, यहाँ पे विशाल आंध्रा मूवमेंट चलाया गया। और सबसे पहले यहाँ के लोगों की डिमांड ये थी कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो मद्रास में है वो पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी आंध्रा के सपोर्ट में आ गई है, और यहाँ के आंध्रा लोगों ने आंध्रा मूवमेंट चलाना चालू करा। उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश पूरी तरीके से अलग होना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पूरे के पूरे लोग आंध्रा स्पीकिंग पीपल यानी कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल लोग हैं, और हमें सेपरेट मद्रास जो है वो अलग चाहिए। यहाँ से स्टार्ट होती है। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर जो साउथ के हैं, पुट्टी श्री रामुलु, ये ऐसे व्यक्ति थे जो अ कांग्रेस लीडर एंड द वेटेरियन गांधीयन went on indefinite fast that laid his death after 56 days। एक कांग्रेसी नेता और दिग्गज गांधीवादी, और उन्होंने कहा कि मैं अनिश्चित काल तक क्या कहते हैं फास्ट रखूंगा, मतलब जब तक ये मूवमेंट को सक्सेस नहीं मिल जाएगा मेरा भी व्रत खत्म नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, इसके ऊपर भी उन्होंने 56 दिन फास्ट रखा। फास्ट क्या रखा, फास्ट तो कुछ ही दिन रखा होगा, लेकिन 56 दिन के बाद इनकी डेथ हो गई। विशाल आंध्रा मूवमेंट इतना ज़्यादा एक्सप्लोर और ज़्यादा पूरी तरीके से साउथ के इलाके में हो गया, जिसकी वजह से इनकी डेथ के बाद बहुत सारे पार्टी के लोगों ने, एक तो मद्रास के विधानसभा से कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, और पूरे के पूरे मद्रास के अंदर दोस्तों आंदोलन चलने लग गया, दंगे होने लग गए। देन फाइनली ये डिसाइड करा कि भाषा आंध्र प्रदेश सबसे पहला ऐसा स्टेट बना जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना भी नहीं था, तो उसके हिसाब से पहले ही भाषा के आधार पर इसको बांट दिया गया था। देश को कह रहा हूँ, आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया था और पूरा आंध्र प्रदेश बना दिया गया था। देन फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म होती है, और जैसे भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश ने कहा कि हमें अलग राज्य चाहिए, ऐसे भी बहुत सारे भाषा के आधार पर सामने आने लग गए। यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया 1953 में फजल अली कमीशन के द्वारा। फजल अली चेयरमैन थे, सॉरी कमीशन मैंने गलत बोला, फजल अली चेयरमैन थे। चेयरमैन ने ये डिसाइड करा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आंध्र प्रदेश के मूवमेंट के बाद ऐसी डेथ अगर कहीं और राज्य के अंदर होती रही तो हमारी अर्थव्यवस्था तो खराब हो जाएगी, हम तो दिक्कत में आ जाएंगे।
इसलिए फजल अली ने कहा कि ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग तय करेगा कि किस तरीके से भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाएगा। देन फाइनली इनकी रिकमेंडेशन 1956 में आती है। इन अधिनियम के तहत वो कहते हैं कि 14 यूनियन टेरिटरी और 6 यूनियन टेरिटरी और 14 स्टेट्स बनेंगे भाषा के आधार पर। यूनियन टेरिटरी बनेंगे कुछ जो ज़्यादा बड़े भी नहीं है कि राज्य बनाए जा सके, जो ज़्यादा छोटे भी नहीं किसी के साथ मर्ज किए जा सके, इसीलिए उनको यूनियन टेरिटरी ही बनाया जाएगा जिसे हम केंद्र के अंडर में रखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हो। इस हिसाब से हमारे मेन बात यह है कि क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन गए और राज्य के एक समान विभाजन के विविध के सिद्धांत के लिए राष्ट्रीय एकता स्वीकृति को मजबूत किया गया। मेन बात यह है कि अलग अलग रीजनल पे नए नए नेता निकल के आए और देश की यूनिटी को बनाए रखना है तो हमें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद भाषा के आधार पर कई राज्य बनते चले गए। लास्ट जो आपको डेटा याद रखना है, झारखंड 2000 में अलग हुआ, 2014 में क्या कहते हैं आपका तेलंगाना हुआ, और उसके बाद फिर आपको पता था जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमने पढ़ा था। अब वहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। ये नए डेटा निकल के आए हैं, तो नए डेटा आपको ये मिल जाएंगे। आप इसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी ले सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि करंट सिनेरियो भी ज़रूर पढ़िएगा कि इसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, इतना आपने फोकस करना है। और ये था हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन स्टेट के मेन सारे पार्ट जो हमने कवर कर लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। जब तक के लिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले पार्ट में, जो नए सीरीज में आप सभी लोगों के साथ नई चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।